अभी बेटा सबने ऑन नहीं किया है कैमरा। अभी बताता हूँ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे प्रेजेंट है क्लास के अंदर सिर्फ। ठीक है, सभी बच्चे कैमरा ऑन करें। 2 3 4 5 नाम भी बताता हूँ मैं अभी। यस, तरुण, उसके बाद आदित्य। क्या हुआ बेटा, कैमरा ऑफ क्यों कर दिया? तपशील, मयूरी, श्रुति, लक्ष्य, श्रुति, साक्षी, सॉरी साक्षी। सभी बेटा कैमरा ऑन कर लें सभी बच्चे। ठीक है। सुमित का है, मेरी सुमित। अरे ढूंढने पड़ रहे हैं बेटा बच्चे, जल्दी जल्दी ओपन करो। कैमरा ओपन रखो, बीच बीच में हटाओ मत उसको। ठीक है, एक साइड रख दो। अभी सारे बच्चे आ जाएंगे, रुको, लार्ज गैलरी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, आप सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, आदित्य, राहुल, दीक्षा, आप सब दिख रहे हैं, श्रुति, साक्षी, आर्यन, सुमित और लक्ष्य। लक्ष्य बेटा आप कल क्लास में थे प्रेजेंट? लक्ष्य अब्सेंट नहीं हुआ करो, कल थे तो एक दो क्लास में आप अब्सेंट हो जाते हो बेटा, अब्सेंट मत हुआ करो बिल्कुल भी। ठीक है, सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना है। ठीक है बेटा, और किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए बेटा, मेरी स्क्रीन पर कैमरा किसी को ऑफ नहीं दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, नहीं तो फिर मैं आप अटेंडेंस नहीं मानूंगा उसको। आदित्य, श्रुति, दीक्षा, बीच बीच में हटा रहे हैं आप, हटाओ मत उसको। ठीक है, रख दो एक जगह। चलो नोट सामने रखो बेटा। नोट सामने रखो, चलो स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना। तो एक तो एनर्जी के बारे में कल बेटा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, चाहे के शेल हो एल शेल हो, सबकी एनर्जी को हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड्स फॉर्मूला। ठीक है, और उसके अंदर बेटा फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, आपको 3 डिफरेंट फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमने क्या किया था, एनर्जी भी कैलकुलेट करके देखी थी, हर एक शेल की एनर्जी। तो आदित्य हमारे पास क्या रिजल्ट आया था एनर्जी का? एनर्जी इंक्रीज हो रही थी नंबर ऑफ शेल के साथ। अच्छा, तो उसमें बेटा एनर्जी हम देख रहे थे, हाँ डिक्रीज कर रही थी जैसे जैसे शेल की एनर्जी, सॉरी जैसे जैसे आपका बेटा शेल बढ़ रहा है। फर्स्ट शेल से अगर आप स्टार्टिंग करेंगे n इजिकल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू होती है -1312 किलो जूल पर मोल। और धीरे धीरे जैसे जैसे बेटा शेल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ना। शेल के बढ़ने के साथ एनर्जी इंक्रीज कर रही है। और जो फर्स्ट शेल है यानी के शेल है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है, उसकी एनर्जी क्या होगी साक्षी? मिनिमम या मैक्सिमम? सर मैक्सिमम। मैक्सिमम एनर्जी। अरे बच्चों, बेटा एमसीक्यू में गलत करके आ जाओगे, मैं बता रहा हूं, गलत करके आ जाओगे, कंफ्यूज मत हो। एनर्जी कम होती है, ठीक है, मिनिमम होती है। एनर्जी मिनिमम होती है बेटा न्यूक्लियस के पास वाले शेल में, यानी के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है, इसका मतलब सबसे कम वैल्यू हुई। ठीक है परीक्षित, और जैसे जैसे बेटा बाहर की तरफ आएंगे, आउटर मोस्ट शेल की तरफ आते आते मिल जाएगा अपने को मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपसे मैं पूछूं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम किसी शेल में कहां पर होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे? कौन सा शेल है वो? आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल। हाँ बेटा, सबसे बाहर वाला शेल है, उसके अंदर एनर्जी बेटा मैक्सिमम होगी। ठीक है, अरे एल शेल कहां से आ गया साक्षी, क्या बात है, क्या हुआ? सर आउटर ना, क्या हुआ? जो सबसे जो बाहर शेल रहेंगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना। हाँ, बाहर वाला शेल, तो बाहर वाले का मतलब बेटा हो गया वो मैक्सिमम नंबर, काउंटिंग भी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि अंदर से स्टार्ट करते हैं हम, काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे n इज इक्वल टू 1 बेटा इनर मोस्ट से करते हैं। तो न्यूक्लियस के पास वाला आपको बताया था के शेल था,
फिर L, फिर M, फिर N, इस तरीके से है बेटा। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में सब साक्षी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, और एनर्जी और स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया था, वो भी आपको क्लियर होगा, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर एनर्जी मैक्सिमम बेटा अगर बाहर की है, ठीक है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर या वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी बेटा मैक्सिमम है, तो आप ये भी चीज याद रखो कि उसकी स्टेबिलिटी भी मिनिमम है। स्टेबिलिटी बेटा क्या है, कम से कम होगी। ठीक है, सबसे अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा सेफ है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा क्योंकि उसकी एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, ऐसे मान के चलेंगे। चलो, इसके बाद फिर मैंने बेटा एक चीज और बताई थी आपको, एनर्जी डिफरेंस के ऊपर ध्यान देंगे सभी बच्चे। आदित्य, एनर्जी डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट आई थी, तो सेकंड में से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा अपने पास कितनी वैल्यू आ रही है, एनर्जी गैप कितना आ रहा है, देखो नोट्स के अंदर दिया हुआ है 984 किलो जूल पर मोल दिख रहा है सबको, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 984 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर सेकेंड एनर्जी शेल की एनर्जी में से फर्स्ट शेल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट किया बेटा 984 किलो जूल पर मोल आया। इसी तरीके से अगर थर्ड में से सेकंड शेल को, लगातार शेल्स को सब्ट्रैक्ट करके देखो एनर्जी कितनी आ रही है, तो थर्ड शेल में से बेटा अगर सेकंड शेल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू विल गेट 182.2 किलो जूल पर मोल, है ना। इस तरीके से बेटा आप देखोगे फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी, अगर मैं फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ नहीं है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, लगभग 63 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी वैल्यू, है ना, 68 या 63 ऐसे कुछ किलो जूल पर मोल है। उसके बाद बेटा फिर फिफ्थ में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29.4 किलो जूल पर मोल। तो इस सब्ट्रैक्ट करके आपको बेटा क्या दिख रहा है कि जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप का मतलब डिफरेंस इन एनर्जी है, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ डिफरेंट कंसेक्यूटिव शेल्स। ठीक है, लगातार जो शेल्स है बेटा, या सक्सेसिव शेल भी बोलते हैं इनको, जैसे सेकंड में से सेकंड को फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सबकी एनर्जी का डिफरेंस जो आपको दिख रहा है बेटा, आप देख रहे हो कि एनर्जी का गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल की तरफ आ रहे हैं एनर्जी डिफरेंस इज बिकमिंग लेस। ठीक है, तो इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट से कैसे समझ सकते हैं आर्यन, इसका मतलब बेटा आप ये भी बोल सकते हो, उसको ध्यान से सुनना, कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी एनर्जी लगभग बहुत आसपास की होती है, उनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है, और जबकि अंदर के जो शेल्स हैं, अंदर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी का गैप जो है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है कि एनर्जी गैप बेटा धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ आएंगे, सेंटर से आउटर मोस्ट की तरफ आओगे, वैसे वैसे एनर्जी गैप आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है। ठीक है, और बिल्कुल जो सबसे बाहर वाले जो दो शेल होंगे आपको, जैसे मान लो अगर KLMN हो, वो शेल है, 5 शेल है, तो बिल्कुल जो बाहर के बेटा शेल है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो, इसके अलावा बेटा एक चीज और, कि एनर्जी लेवल जो है, इसका माइक होना है, ये इको होने लग गई। ठीक है, एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इक्वली स्पेस नहीं होते आदित्य, मतलब कि एनर्जी डिफरेंस आपका सेम नहीं आ रहा है, ये तो आप देख ही रहे हो, अलग अलग एनर्जी डिफरेंस आ रहे हैं। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट शेल की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपने को अलग वैल्यू मिल रही है, थर्ड में से सेकंड को कर रहे हैं अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी शेल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि एनर्जी की लेवल जो है बेटा वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, मतलब सब में एनर्जी का डिफरेंस कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है दानिश। ठीक है, चलो, तो ये तो बेटा कल हमने एनर्जी की बात करी, बहुत सारी भरकर एनर्जी की बात करी। अब हम देखते हैं बाकी प्रॉपर्टीज भी कुछ बताई थी बोर ने, तो बोर ने बेटा कुछ और चीजें भी बताई थी अपने एटॉमिक मॉडल में। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर किसी शेल का अपने को रेडियस निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द रेडियस ऑफ ए शेल, ठीक है, तो किसी शेल का रेडियस हम बेटा कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये क्या लिख दिया मैंने, अच्छा ये बेटा ये फॉर्मूला था Rn इक्वल टू, देखो Rn इक्वल टू R नॉट m स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। Rn का मतलब यहां पर क्या है, Rn इज द रेडियस ऑफ nth शेल।
where Rn is the radius of NH shell। जिस भी शेल का आपको रेडियस निकालना है उसको आप निकाल सकते हो आर नॉट, सॉरी आर नॉट था, ए नॉट था, ए नॉट एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, नोट्स में देखो ये लिखा है ए नॉट एन स्क्वायर। बेटा ए नॉट क्या लिखा है उसमें, व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट किसको बोलते हैं? 52। हाँ 62, क्या 62 52 52.9 52.9 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा और ये है क्या? इस वैल्यू को आपने बता दी, इसका रेडियस मतलब ऑफ फर्स्ट। रेडियस। हाँ ना, रेडियस है फर्स्ट शेल का बेटा, रेडियस है, यानी के शेल जिसको बोलते हो इनर मोस्ट, उसका ये रेडियस है। ठीक है, तो इसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। ए नॉट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर एंड इट इज द रेडियस ऑफ के शेल। ठीक है, के शेल का रेडियस है। और एन का मतलब बेटा क्या हो गया? एन का मतलब है आपका जो भी शेल के लिए आप निकालना चाह रहे हो। तो बेटा नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स है, हाँ ठीक है। तो अगर आप इसमें n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो राहुल, तो आपको कितना रेडियस मिलेगा? अगर मैं इस फॉर्मूले में, अगर इस फॉर्मूले में मैं अगर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कौन से फर्स्ट शेल का ही आ जाएगी अपनी वैल्यू 52.9 ही आ जाएगी। देखो ये है ना, फर्स्ट शेल का रेडियस कितना हो जाएगा 52.9। ए नॉट की वैल्यू पुट करूंगा, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगी वैल्यू, दिख रहा है 52.9 पिकोमीटर फर्स्ट शेल का, तो सेम ही आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर मैं सेकंड शेल के लिए निकालना चाहता हूं तो सेकंड का कैसे निकालूंगा? n की वैल्यू 2 पुट कर दो, कितनी हो जाएगी 52.9, 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 211.6 आएगा, आई थिंक 211.8। हाँ 6, ये बेटा वैल्यू है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज करके बेटा रेडियस निकाल सकते हैं। यस। ठीक है तरुण, बस इसमें n की वैल्यू पुट करते जाओ। राहुल आ रहा है बेटा समझ में? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। रेडियस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं अजय? सिर्फ ये फॉर्मूला बेटा हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन ओनली यूज फॉर हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए यूज कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई आर्यन कोई और एलिमेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? थोड़ा सा चेंज था इस फॉर्मूले के अंदर, याद करो। आरएन इक्वल टू बेटा हो जाएगा ए नॉट, हाँ बोलो परीक्षित, एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें बेटा जेड से डिवाइड कर दोगे आप, और जेड क्या है मयूरी? जेड क्या चीज है? व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। वेरी गुड, चलो याद है आप लोगों को जेड का मतलब? जेड बेटा बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट है, हीलियम है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा जेड की वैल्यू, है ना। अगर लिथियम है तो 3, इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए जो भी एटॉमिक नंबर है बेटा, उसको हम जेड की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, और इस तरीके से हम रेडियस निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला बेटा किस चीज को निकालने के लिए है, दोबारा फिर बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। जिस भी शेल में बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी एटम के अंदर, उस शेल का रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट शेल का रेडियस कितना होगा, सेकंड का कितना होगा, थर्ड का? हाँ बोलो बोलो राहुल, क्या बोल रहे हो? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना है किसी भी शेल का, तो हम Rn इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, उसके लिए भी आप बेटा यही फॉर्मूला लगा सकते हो राहुल। सुनो, तो भी क्या होगा, जेड की वैल्यू 1 ही तो हो जाएगी, समझे मेरी बात? तो सही तो है, आप, लेकिन हाँ, जैसे हमें किसी और एलिमेंट का रेडियस निकालना है, तो किसी और उसके एलिमेंट,
जो जो हम Z की वैल्यू पुट करेंगे वो उसका एटॉमिक नंबर एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर डालेंगे या जो मतलब जैसे राउंड फिगर रहता है वो डालेंगे? ओहो बेटा सुनो मेरी बात, एक बात क्यों भूल गए आप? एटॉमिक नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है राहुल। बेटा एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 है, एटॉमिक नंबर तो होल नंबर ही होगा ना, तो फिर परेशानी क्या है? समझ गए मेरी बात? वो एग्जैक्ट ही होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जैसे सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की संख्या होती है बेटा। सब बच्चों याद करके बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या होती है, तो क्या कभी कोई नंबर पॉइंट्स में हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा। अभी आधा अधूरा थोड़ी होता है, पूरा ही होता है ना। पूरा होगा, होल यस नंबर सर। होगा। तो राहुल उसमें कोई इशू ही नहीं है बेटा। ठीक है, आपको सिर्फ एक नंबर पुट करना होगा। जेड का मतलब ये हो गया, जैसे अगर कैल्शियम है तो 20 से डिवाइड करोगे, हाइड्रोजन है तो 1 से डिवाइड करोगे बस। लिथियम के लिए निकालना है 3 से करोगे, बेरिलियम के लिए 4, बोरोन के लिए 5 से डिवाइड करोगे, बस इतना है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। तो बेटा और एन का मतलब आपको बता रहा हूं मैं, एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स। तो जिस शेल के लिए एनर्जी निकालनी है वो निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। और बेटा कल भी मैंने एक बात आपको शायद कही थी, मैं कई बार बता चुका हूं ये बात, कि बोर्ड ने जब बेटा एटॉमिक मॉडल जब दिया था अपना, तो उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था हाइड्रोजन एटम का। तो सब कुछ उन्होंने जो भी फॉर्मूले दिए हैं बेटा, सभी बच्चे इस बात को दिमाग में रखेंगे कि उनके फॉर्मूले बेटा, परीक्षित उनके जो भी फॉर्मूले दिए थे उन्होंने, चाहे एनर्जी के दिए, रेडियस के फॉर्मूला दिया, वेलोसिटी का दिया, या लीनियर मोमेंटम सॉरी एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दिया, ये सब चीजें बेटा जो है जनरली छोटे एलिमेंट्स पर अप्लाई होती है। यानी छोटे का मतलब बताया था जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ बेटा ये केस है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके जैसा। अब हाइड्रोजन के अलावा आप छोटे छोटे एलिमेंट्स पर ज्यादा अप्लाई कर पाओगे, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इसीलिए जो भी न्यूमेरिकल्स आते भी हैं, अगर कोई क्वेश्चन आया है किसी भी एग्जाम में, तो जनरली बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा साक्षी, तो रेडियस वगैरह निकालने के लिए तो ज्यादातर 5 एलिमेंट तक ही पूछता है, हाइड्रोजन का ही पूछता है। किसी भी क्वेश्चन को आप उठा के देखना, असाइनमेंट में दिया है मैंने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बस इससे आगे नहीं बढ़ता हूं। सिंपल छोटे छोटे एटम्स के लिए निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बेटा स्टडी करी थी वो हाइड्रोजन के लिए की थी, हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे एटम्स के लिए करी थी। बाकी के लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे कैसे निकालते हैं उनका। ठीक है, अच्छा चलो ओके। तो बेटा इसमें आपको रेडियस का मैंने फॉर्मूला बताया, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसी तरीके से बेटा अगर हम देखें, ये जो हमारा रेडियस है ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, अब हम रेडियस को निकालना जान गए। इसी तरीके से बेटा और एक फॉर्मूला दिया था, वेलोसिटी को भी हम निकाल सकते हैं। तो बोर ने किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला आपको ये लिख रखा है मैंने, Vn इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन। दिख रहा है बेटा सबको फॉर्मूला? Vn इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन, नोट्स में भी लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा वी नॉट क्या है, सोच रहे होंगे वी नॉट क्या है। तो जिस तरीके से बेटा आर नॉट का मतलब होता था फर्स्ट शेल का रेडियस, वैसे ही परीक्षित वी नॉट क्या है? व्हाट इज वी नॉट? वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी तो दिख रही है सबको, वो तो सभी को पता है, किस शेल की है? ए शेल। हाँ गुड तरुण। तो जो बेटा फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है ये वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट क्या है बेटा? इट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन फर्स्ट शेल। ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटा अपने को याद होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसका यूज करना है 2.188, लगभग 2.2 रख लो, 2.2 है, 2.188 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है अजय, समझ में आया कुछ? अब इस V नॉट की वैल्यू बेटा इस फॉर्मूले में पुट करोगे, और Z का मतलब एटॉमिक नंबर हो गया, N का मतलब नंबर ऑफ शेल हो गया। तो आप क्या निकाल सकते हो? किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को निकाल सकते हो। जैसे मैंने देखो यहां पर क्या किया है, सेकंड शेल के अंदर अगर हाइड्रोजन की बात करें, सॉरी ये टूट कर दिया ना मैंने, हाँ ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। Z की जगह 1 पुट कर दो, N की जगह दूसरे शेल की एनर्जी निकालनी है तो
एल शेल की n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला v नॉट 1/2 और v नॉट अपॉन 2 रखेंगे, फिर v नॉट की वैल्यू पुट कर दो 2.188 into 10 की पावर 8/2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी आ जाएगी 1.094 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो निकाल सकते हैं सभी बच्चे, किसी भी शेल की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है किसी भी शेल के अंदर, बोलो इतना आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बताता हूं क्या है। देखो आपको बेटा ऐसे याद रखना है कि एनर्जी वाले फॉर्मूले के अंदर भी n स्क्वायर रहता है, ठीक है, और रेडियस वाले में भी n स्क्वायर रहता है, ठीक है, उन दोनों में n स्क्वायर याद रखो और वेलोसिटी में n रखना है, ठीक है तरुण, वेलोसिटी में बेटा n यूज करना है। बस ये आपको एक थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहां पर खाली n रह जाता है, n करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के एनर्जी निकालने के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनर्जी के लिए आते हैं परीक्षित, ठीक है। उसके बाद बेटा कभी कभी रेडियस भी पूछ सकते हैं, किसी शेल का रेडियस कैसे निकालेंगे या किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो इन फॉर्मूलों का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो अगला टॉपिक मैंने क्या लिखा हुआ है नोट्स में, देखो क्या बताया था बोर ने, एक चीज और कही है नीचे, कुछ रिप्लाई कर रहे हैं क्या, कुछ मैसेज भेजा है, चलो हाँ। तो बेटा इलेक्ट्रॉन देखो क्या लिखा है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स हैविंग ओनली सर्टेन डेफिनिट एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो बेटा नोट्स में लिखा हुआ है, देखना ये पॉइंट वेलोसिटी वाले नीचे, उसके नीचे ही लिखा है मैंने ये पॉइंट कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो ऐसे ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेल के अंदर रिवॉल्व करते हैं जिन शेल की एनर्जी क्वांटाइज मतलब डेफिनिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बेटा क्या हो गई आदित्य, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बेटा क्या होगी, डेफिनिट होगी, या उसको क्वांटाइज भी बोल सकते हैं, डेफिनिट भी बोल सकते हो, मैंने बताया था क्वांटाइज भी बोल सकते हो। डेफिनिट, डिस्क्रीट और क्वांटाइज तीनों एक ही वर्ड है, इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है आदित्य। तो ऐसे मान के चले कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है बेटा, क्वांटाइज्ड है, के शेल के अंदर है उसकी भी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एल की भी इस तरीके से हर शेल के अंदर, ठीक है। अब अगला बेटा जो दिया हुआ है पॉइंट, इसमें एंगुलर मोमेंटम की बात है, अगली है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बेटा हम कैसे निकालेंगे, अब मैंने आपको एक चीज कही थी बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है बेटा, तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो साक्षी एंगुलर मोमेंटम पता है आपको क्या होता है, मोमेंटम पढ़ा है मोमेंटम, अरे नहीं बस कुछ नहीं पढ़ा, मोमेंटम नहीं पढ़ा आपने 9th क्लास में पढ़े। मोमेंटम होता है p से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बेटा ऑब्जेक्ट है, अगर उसके मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बेटा होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, जो मोमेंटम आपने पढ़ा था उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ये बेटा कब होता है, जैसे मान लो ये चौक है, चौक अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऐसे करके, या मैंने इसको ऐसे करके फेंका, स्ट्रेट चला गया, तो अगर बेटा स्ट्रेट, हाँ जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स का थोड़ा सा ये टॉपिक है लेकिन आपको समझाना है एंगुलर मोमेंटम का मतलब। तो बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, ठीक है परीक्षित, लीनियर मोशन का मतलब स्ट्रेट लाइन में जैसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में उसका जो मोमेंटम होगा वो होगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लेकिन एक और मोमेंटम भी हो सकता है जिसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ये कब होगा बेटा, देखे दानिश, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इस तरीके से, तो इस चौक की डायरेक्शन चेंज हो रही है, बताया था आपको एक्सेलरेशन हो रहा है इसके अंदर, है ना, और इसके अंदर बेटा जो मोमेंटम होगा वो अब लीनियर मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पर नहीं चल रहा। कैसा बेटा पाथ है इसका, सर्कुलर ऑर्बिट है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बेटा कैसा होगा, उस मोमेंटम को हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम,
आया साक्षी समझ में? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? सर। आ गया? अच्छा, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट में ऐसे याद रखो, देखो फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे अभी और डिटेल में, अभी तो थोड़ा सा ही बस मुझे बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का बेटा सर्कुलर मोशन में होने की वजह से ही इसका कोई एंगुलर मोमेंटम होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में करेगी तो इसका मतलब आप ये याद रखो कि उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होगा। तो बेटा बोर ने क्या बताया, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, बोर ने ये कहा था किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? इट इज आल्सो क्वांटाइज्ड, ठीक है। एक तो उन्होंने बताया बेटा वो डेफिनिट वैल्यू होगी, उस मोमेंटम की वैल्यू डेफिनिट होगी या डिस्क्रीट होगी, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? ये देखो mvr is equal to nh upon 2 pi। अभी ये समझाता हूं ये क्या है, देखो। तो बेटा मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूं एंगुलर मोमेंटम, वो एक्चुअल में कैसे लिखेंगे उसको? ये है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, देख रहे हो बेटा mvr। तो नॉर्मल मोमेंटम से क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? देखो परीक्षित, नॉर्मल मोमेंटम होता था जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वो m इंटू वी था, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा एंगुलर मोमेंटम क्या है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? mvr बन गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको कि mvr क्या है? ये एंगुलर mvr मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसमें r का मतलब बेटा क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r? रेडियस है, यानी हाँ। रेडियस ऑफ और रेडियस कौन सा? जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस शेल के अंदर बेटा आप उसके एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हो, जैसे अगर पहले शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम उतना ही रेडियस लेंगे 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। और v का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी उस टाइम पर जब वो मूव कर रहा है, ठीक है। और m का मतलब बेटा क्या हो गया? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो mvr बेटा मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो बोर ने बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी और इसको आगे भी कई जगह यूज करते हैं, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम और एनी ऑब्जेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन, किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके बराबर होता है बेटा? तो इसकी वैल्यू बराबर होती है nh/2 पाई के। अब ये nh/2 पाई क्या है बेटा? nh/2 पाई का मतलब है इट इज ए मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। जैसे मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे टेबल्स पढ़ते हो आप तो एक एक करके उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो n का मतलब बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ शेल हो गया। तो जैसे मान लो अगर k शेल के लिए अगर आपको निकालना है कि उसके एंगुलर मोमेंटम क्या है तो कैसे निकालेंगे राहुल? इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? k शेल की एनर्जी कितनी होगी? h/2 पाई, है ना। और h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, सबको पता होगा, अब तो कई बार बता चुका हूं। h प्लैंक्स कांस्टेंट है बेटा h/2 पाई। तो पहले शेल के लिए अगर हाइड्रोजन एटम की अगर फर्स्ट शेल की बात करूंगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम बेटा किसके कितना होगा? h/2 पाई होगा। इसी तरीके से जैसे जैसे शेल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बेटा n की वैल्यू चेंज होगी, और n की वैल्यू चेंज होने की वजह से क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। दूसरे के लिए निकालेंगे तो rn कितनी हो जाएगी वैल्यू? nh/2 पाई की। n की जगह 2 पुट करोगे तो 2h/2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, देखो ध्यान से। तो दूसरे शेल की बेटा हो जाएगी h/पाई। इसी तरीके से और आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2h/पाई। थर्ड शेल की जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाओगे, है ना, n की जगह अगर 3 पुट करोगे तो 3h/2 पाई, 3h/पाई हो जाएगा, है ना। इस तरीके से बढ़ेगा बेटा, देखिए ध्यान से। ठीक लिखा है मैंने? देखो 2 से करेंगे फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए ये हो गया 2 की वैल्यू सॉल्व हो गया। 3 के लिए बेटा ये होगा 3h/2 पाई होगा, और 4 के लिए फिर हो जाएगा 2h/पाई। इस तरीके से। तो बेटा इस तरीके से आप किसी भी शेल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को निकाल सकते हैं राहुल। आया समझ में?
आया यस नहीं आया? सर। यस Yes, sir. सर, सर आए। चलो गुड, ठीक है। तो बेटा ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जैसे ऐसे ऐसे पूछता है कि जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया उसमें भी देखना एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हैं। स्टेटमेंट लिखा होगा द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ दिस एटम, कोई भी एटम बोल देगा आपको, जैसे हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं, हीलियम एटम बोलेगा, तो आपसे पूछेगा कि बताओ उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, फिर ऑप्शंस में ऐसे लिखा होगा। तो आप लोग बेटा ये फॉर्मूला याद रखो, mvr is equal to ns upon 2 पाई। तो ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है। समझ गए? किसका मल्टीपल होता है बेटा? h अपॉन 2 पाई का, क्योंकि n से उसी को n से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है लक्ष्य, आ रहा है समझ में? बोलो, आया या नहीं आया? इतना आ गया? रिप्लाई तो करो लक्ष्य, क्या हुआ? सर आ गया। चलो तो बेटा इसके बाद देखो, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया, इसमें न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए, एनर्जी के ऊपर आते हैं या रेडियस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए। इसके अलावा बेटा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं जैसे कि, अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अभी हमने पहले पढ़ा, कम या ज्यादा होती है। तो कम या ज्यादा जो एनर्जी होती है, तो क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही एनर्जी में बैठा रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही एनर्जी रखता है अपने पास, या उसकी एनर्जी चेंज होती है? ये है इंपॉर्टेंट बात। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी क्या बेटा? नो सर। नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अच्छा, आपकी एनर्जी कभी एक जैसी रहती है? हर दिन एक ही जैसी एनर्जी रहती है? कभी कम ज्यादा होती है? अरे फ्लक्चुएट करती है। वैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हमेशा डेफिनेट रही रहेगी। अब आप लोग पता है क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि अभी मैंने बोला कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेफिनेट होती है, शेल के अंदर बोला ना मैंने बोला किसी शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी डेफिनेट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही शेल में मूव करता रहेगा? मैं ये भी बात बोल रहा हूं, एक ही, दोनों का एक ही मतलब है। समझ रहे मेरी बात बेटा? क्योंकि हर शेल की एनर्जी डेफिनेट है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हर शेल के अंदर डेफिनेट है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर बेटा एनर्जी उसके अंदर चेंज होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक शेल को छोड़कर दूसरे शेल में जाएगा श्रुति। ठीक है? तो यानी कि शेल चेंज होंगे। और ये कैसे होंगे ये देखो, अब समझो। अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर में जाए, लोअर से हायर में जाए, उसकी बात करेंगे हम। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, हायर से लोअर, लोअर से हायर, कौन सा हायर है कौन सा लोअर है ना? क्यों दक्षिण? पहले पढ़ के चुके थे, हायर लोअर समझ में आया भी नहीं आया? ये हायर और लोअर का क्या सिस्टम है? क्या समझ में आया बता जरा, बताओ कि हायर एनर्जी क्या है और लोअर एनर्जी क्या है? देखो इसको अभी समझाऊंगा, मेरे को आपको ऐसे समझाऊंगा आप भूलोगे नहीं। हायर और लोअर का कंसेप्ट को समझने से पहले आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन के बेटा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो जैसे अगर मैं के शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा बेटा, तो साक्षी के शेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? बार बार आपने पढ़ा है, इट इज मिनिमम एनर्जी है। क्या इससे भी कम एनर्जी हो सकती है किसी शेल की? नहीं हो सकती, सबसे कम एनर्जी है। तो अब बेटा आदित्य, इसके पास क्या ऑप्शन है? इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या ऑप्शन है कि ये के शेल में से कहां की तरफ जाएगा? बताओ। हाँ, और बच्चे बता दो। उसके हाँ, नेक्स्ट वाले सेल के पास। ये बेटा के शेल को छोड़कर बाकी सब की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो एनर्जी मिनिमम है। लेकिन बेटा ये तब करेगा, कब करेगा ऐसा? ऐसा करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को लेना पड़ेगा, एनर्जी रेडिएट करनी पड़ेगी या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? ये सोच के बताओ। अगर के शेल के अंदर है, मिनिमम एनर्जी है उसकी,
अभी क्या करेगा, एनर्जी को फिर लूज करे, फिर कहाँ जाएगा? हाँ, उसके पास, यस गुड बेटा दानिश, गुड। इसका मतलब बेटा एक ही चॉइस है उसके पास, अगर के शेल के अंदर है तो वो कोशिश करेगा एनर्जी को बढ़ाने के लिए, यानी बेटा एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। अब इसको ऐसे समझो कि ये होता कैसे है, क्योंकि आप लोगों के मन में एक और चीज भी आ रही होगी और वो सही भी है कि इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है दानिश, लेकिन आप मजबूर करो कि वो स्टेबल ना हो। कैसे मजबूर करोगे एक इलेक्ट्रॉन को? जब आपने बेटा किसी चौक का एग्जांपल लो, चौक का एग्जांपल बहुत अच्छा है, तो चौक पर बेटा आपने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाले, ठीक है साक्षी? तो जब आप इसको कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डाल रहे हो, तो बेटा एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, इसको कुछ एनर्जी दे रहे हो, इसको मजबूर कर रहे हो। इसको मजबूर कर दिया आपने कि वो के शेल को छोड़े, नहीं तो कौन छोड़ता है स्टेबिलिटी को? स्टेबिलिटी को कौन छोड़ेगा? सब आराम से स्टेबल होके सो के अपना, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, कोई टेंशन, सब चाहते हैं कि टेंशन फ्री रहे, है ना, स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में। लेकिन मजबूर हो गए हम, ठीक है, क्योंकि हमें लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ कर गुजर जाना है ना। तो ऐसा करने के लिए बेटा अपने को एनर्जी लेनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, खाना खाएंगे एनर्जी आएगी तो फिर यूटिलाइज भी करेंगे। तो ऐसा ही है इस चौक को बेटा, क्योंकि देखो समझ रहे मेरी बात, आप ये समझो कि के शेल का इलेक्ट्रॉन कब एक्साइटेड होगा बेटा परीक्षित, जब आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर लेके आओगे, तो जितना रेडिएशन उसका होगा बेटा उसके अकॉर्डिंग कुछ एनर्जी होगी, E इक्वल टू एच न्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो अब ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रही है कि वो के शेल से निकले, और के शेल से निकल के बेटा किसी भी दूसरे हायर शेल में जाएगा, यानी हायर का मतलब हायर एनर्जी शेल में जाएगा। इससे ज्यादा एनर्जी शेल कौन सा होगा? एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन, फिर ओ। समझ गए सभी बच्चे? इस केस में आप ये देखो बेटा, एनर्जी इसने क्या करी, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी अपने अंदर, ठीक है। तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? एनर्जी लेवल की अगर मैं बात करूं तो लोअर एनर्जी से बेटा, लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल की तरफ जा रहा है। सही आया सबको समझ में? बिल्कुल सिंपल भाषा में, के शेल का इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी बेटा पहले से मिनिमम है, वो किसी हायर एनर्जी शेल की तरफ चला गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ऐसा करने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ा? एनर्जी को देना पड़ा, उसको एब्जॉर्ब करी उसने एनर्जी, ठीक है। तो इसको दोनों तरीके से आपस में समझ सकते हैं। अगर आप ये कहोगे कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो क्या होगा बेटा, वो लोअर एनर्जी से हायर में आ जाएगा, ठीक है। या मैं आपसे कहूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में आया तो उसने एनर्जी क्या किया है? एब्जॉर्ब करी है, रेडिएट करी, तो क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब करी। एक ही बात है, उसको दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। राहुल आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। अच्छा, ये चीज बेटा मैंने आपको बताई, तो ये याद रखो आप कि हायर से, सॉरी, लोअर से हायर की तरफ देखो, लोअर से हायर की तरफ जब जा रहा है तो एनर्जी को बेटा उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना, एनर्जी को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना है। अगर थोड़ा और समझने की कोशिश करें, है ना, एनर्जी कहां से आएगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी कहां से आएगी? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी, है ना। और इसको अगर डायग्राम के हेल्प से समझे बेटा तो कैसा हो जाएगा? अगर हम डायग्राम को समझें तो क्या होगा? ये न्यूक्लियस है, ये बेटा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे ये ऑर्बिट तो बहुत ज्यादा वैसा हो गया है ड्राइंग खराब है मेरी, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं आया। चलो, तो बेटा यहां पर देखते हैं के शेल का इलेक्ट्रॉन कहां पर चला गया। मान लो एन शेल की तरफ आ रहा है बेटा, तो मैं पहले के की तरफ इलेक्ट्रॉन बनाता हूं। ये बेटा कहां आ रहा है? देखो डायरेक्शन देख लो सभी बच्चे, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ आया, ठीक है। और इसने बेटा क्या किया होगा? ऐसा करने से पहले कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया होगा। ये एच न्यू क्या है? एनर्जी है,
है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको बेटा इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, उसके बाद ही ये आया है। समझ गए सभी बच्चे डायग्राम से कि इलेक्ट्रॉन जो है के शेल से एन शेल में आने से पहले बेटा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिंपल। अब इसका ठीक अपोजिट होगा। ऐसा कब होगा राहुल, जब इलेक्ट्रॉन बेटा के शेल के अलावा किसी और शेल के अंदर है। मैक्सिमम से ले लो, बाहर वाले शेल से शुरुआत करते हैं। तो अगर आदित्य बाहर वाला शेल है बेटा, यहां पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल है, ये लो, ये न्यूक्लियस है, ये के, ये एल, ये एम, ठीक है बेटा। तो अगर एम शेल में इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी एनर्जी आप लोगों को पता थी, मैंने बताया था मैक्सिमम एनर्जी है। परीक्षित आउटर मोस्ट से समझते हैं। तो इसके पास क्या चांसेस है, पहले से ही मैक्सिमम एनर्जी है इसके पास इलेक्ट्रॉन में, मतलब पूरे एटम के अंदर अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास अगर मैक्सिमम एनर्जी है तो वो कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा अगर ये खुश हो जाए, जैसे मुकेश अंबानी खुश हो जाए तो वो पैसा बांट दे गरीबों में, ऐसा होगा नहीं लेकिन हो सकता है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो मान लो थोड़ा बहुत, क्या समुद्र में से अगर एक दो बूंदे कम हो जाएंगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो चलो कोई बहुत महान आदमी है तो उसने अपने एम शेल में से एनर्जी को यहां तक ले आया, मतलब के शेल में आएगा वो। तो के शेल में आने के लिए बेटा उसको क्या करना पड़ेगा परीक्षित, जितनी भी उसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा थी वो सारी यूज करनी पड़ेगी, है ना। यस सर, रिलीज करना। अगर वो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि के शेल की एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, जो भी वैल्यू हो, जैसे -1 समथिंग 8 समथिंग कुछ है ना, -1312 किलो जूल है। तो इतनी एनर्जी चाहिए उसको। तो बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करना पड़ेगा उसको बेटा, रेडिएट करना पड़ेगा। ठीक है दानिश, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके पास उसको वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। वहां पर एब्जॉर्ब कर रहा था क्योंकि उसके पास एनर्जी कम थी। अभी एनर्जी क्या है साक्षी, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम एनर्जी को वो क्या करेगा बेटा, धीरे धीरे करके रेडिएट करेगा। तो जब रेडिएट करेगा यहां तक आएगा, पहले तो देखो उसकी लोकेशन क्या है, एम शेल से बेटा यहां पर आ गया के शेल में। तो इसमें से एनर्जी बेटा क्या होगी, देखो डायरेक्शन, एनर्जी की डायरेक्शन क्या दिखा रखी मैंने, एच न्यू, रिलीज करेगा बेटा। ये एनर्जी क्या करेगा, इट विल रेडिएट द एनर्जी। समझ गए। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों को डायग्रामों को देखकर कि यहां पर बेटा क्या हुआ था, अगर लोअर से हायर में जाता है तो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, अगर हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो आप ये ध्यान रखो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जब हायर से लोअर की तरफ आएगा, ठीक है, आप अपने नोट्स में अलग से भी लिख सकते हो ऐसे हेडिंग बना के, अगर कंफ्यूजन होता है तो। हायर से अगर लोअर की तरफ जाता है तो बेटा एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, एनर्जी को हमेशा रेडिएट करेगा। ठीक है, रेडिएट एनर्जी। समझ गए सभी बच्चे, कंसेप्ट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी लूज करेगा और कब एब्जॉर्ब करेगा, कब एमिट करेगा, है ना। बहुत ही सिंपल है। रेडिएट कब करेगा, जब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, और एब्जॉर्ब तब करेगा जब उसके पास है ही नहीं, उसको चाहिए एनर्जी तो लेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका। अच्छा एक चीज और समझिए बेटा, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, मिनिमम मैक्सिमम का बेटा एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाया है। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में मूव कर सकता है। जैसे मान लो अगर मैं ये कह रहा हूं कि एम शेल से के की तरफ आएगा, तो बेटा ऐसे ये भी तो हो सकता है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन आ जाए, समझ रहे हैं। के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा हो सकता है आउटर जो एनर्जी को कम रेडिएट करे, और वो डिपेंड करेगा बेटा उसकी एनर्जी के ऊपर। जैसे देखो अगर बेटा मान लो कोई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एम शेल के अंदर है ना, तो एम शेल के अंदर से बेटा अगर उसने कुछ एनर्जी रेडिएट करी, उसी के अकॉर्डिंग वो अगर कम एनर्जी रेडिएट करेगा तो एल शेल के अंदर आएगा,
है ना? और अगर उससे ज्यादा करेगा तब के में आएगा, है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? जितनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा उसी के अकॉर्डिंग वो उसी शेल में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बेटा क्या है? क्वांटाइज्ड है। मतलब क्योंकि आपको पता है हर शेल की एनर्जी डेफिनेट है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बेटा अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब या रेडिएट जो है वो उसी मैनर में करता है, ठीक है? मल्टीपल्स में करेगा। जैसे अगर वो एम शेल से एल शेल में आएगा तो उतनी एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी जितनी एक्स्ट्रा है। इसी तरीके से अगर और ज्यादा एक्स्ट्रा कर सकता है तो इसमें आ जाएगा, है ना? उसी हिसाब से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो रेडिएट कर देगा, उतनी एनर्जी को वो रेडिएट कर देगा। फॉर्मूला वही है, E इक्वल टू एच न्यू। जो एनर्जी बेटा वो रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो किस पर डिपेंड करेगी? क्वांटा की एनर्जी पर डिपेंड करेगी। कितना रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी या कितनी रेडिएट करी। समझ रहे सभी बच्चे? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन, हाँ गुड। इलेक्ट्रॉन बेटा दोनों तरीके से एक्साइटेड किए जा सकते हैं परीक्षित। इलेक्ट्रॉन बेटा किसी भी शेल में हो उसको एक्साइट कर सकते हो। बस आपको एक चीज समझनी है कि जब उसकी एनर्जी कम है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब उसकी एनर्जी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी छीननी पड़ेगी, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है? तो यहां तक बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक जो मैंने आपको समझाया है कि एनर्जी के लेवल्स का जो बात करते हैं। तो नोट्स के अंदर यही लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है बेटा कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग समझ लो। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब बेटा देखो मैंने क्या लिखा है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर ए लोअर एनर्जी स्टेट। अगर वो लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं तो ग्राउंड स्टेट का मतलब बेसिकली बेटा क्या होता है? लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है आर्यन? तो इसमें बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है। तो ग्राउंड स्टेट आप ऐसे ही याद रखो कि जो लोअर एनर्जी लेवल है, यानी के शेल, आप के शेल दिमाग में रखो, के शेल को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है? जिस एनर्जी लेवल कम है, जिसकी एनर्जी लेवल कम है उसको आप ग्राउंड स्टेट बोलोगे, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा एक्साइटेड होकर, ठीक है, वो कोई हायर एनर्जी लेवल होगा, है ना? तो के शेल बेटा क्या हो गया? के शेल को बोलोगे आप ग्राउंड स्टेट। इस वाले डायग्राम में देखो, यहां से यहां गया था ना इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहां पर ग्राउंड स्टेट ये होगा, ठीक है? और ये जो होगा जो आउटर मोस्ट शेल में चला गया, तो ये बेटा कौन सी स्टेट में चला गया? एक एक्साइटेड स्टेट में चला गया या एक्साइटेड एनर्जी लेवल में चला गया। समझे बच्चे? सबको आया समझ में? ये बेटा हाँ, इसमें थोड़ा सा एक रिलेटेड टर्म है, ये थोड़ा सा रिलेटेड टर्म है। देखो जैसे अभी ये डायग्राम मैंने क्यों बोला था इसमें, देखो क्योंकि यहां पर अपोजिट हो रहा है। यहां पर तो पहले से ही वो एक्साइटेड स्टेट में था बेटा, है ना? यहां पर वो आउटर मोस्ट शेल में था जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, तो इसलिए एक्साइटेड स्टेट आपका यही वाला रहेगा, और ये फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ऐसे समझ लो, यहां से अगर शुरुआत करें बेटा, तो पहले ये अपने घर को छोड़कर, जैसे कहते हैं हम अपने घर को छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे, है ना? कहीं कॉलेज होगा हमारा, इस तरीके से कहीं जॉब वॉब करेंगे, तो ऐसे बाहर चले गए, और फिर बेटा इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर पर आ गया, तो घर वापसी हो गई, ठीक है? यहाँ पर एम शेल से वापस फिर स्टेबिलिटी की तरफ से आ गया, है ना? क्योंकि एन में तो सबको स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आर्यन, ऊपर नीचे लेवल पर चलते रहते हैं, और ये काफी जल्दी जल्दी होता है। अजय, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, आप मानोगे नहीं बेटा कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी तेज स्पीड से मूव करते हैं। स्पीड तो आपने खुद ही देखी है, अभी मैंने निकाल के दिखाया, 3 × 10⁸ लगभग इतनी स्पीड से मूव कर रही है। तो आप मेरी बात समझना ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन बेटा इतनी जल्दी जल्दी एक्साइटेड होते हैं और इतनी जल्दी जल्दी वापस आते हैं कि आप उनको ऑब्जर्व अगर कर भी पाओगे तो भी समझ नहीं पाओगे कि कितनी जल्दी हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है? बहुत जल्दी एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही देखो, जैसे मतलब एक चौक को मान लो, ये चौक है, इस पे एटम है, इसमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये धूप जैसे इसमें सनलाइट पड़ी, ठीक है तफसील, तो बेटा क्या पता कितने इलेक्ट्रॉन इसमें के शेल से एल में चले गए, एल से एम में चले गए, घूमते रहेंगे इधर उधर, समझ गए? ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, काफी जल्दी जल्दी ये मूव करते हैं। तो इस तरीके से एटम बहुत
स्टेबल होते हैं, लेकिन एटम्स बेटा रुके हुए नहीं होते। अब आप देखो, अगर हम अब तक पढ़ेंगे तो एटम की स्टार्टिंग से अब तक अपने को क्या क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा खाली ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं साक्षी, खाली इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। थॉमसन ने भी रदरबर्ड ने यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो एक्चुअल में सर्किट ऑर्बिट में तो मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, लेकिन उनकी ऑर्बिट हमेशा स्टेशनरी नहीं रहेगी। वो अपनी एनर्जी को बेटा लूज भी कर सकते हैं, रेडिएट भी कर सकते हैं और एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम देख लेते हैं बेटा अचीवमेंट्स क्या क्या थे। व्हाट आर द डिफरेंट अचीवमेंट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर मॉडल ने हमें काफी कुछ सिखाया बेटा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें एनर्जी के बारे में बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, कैसे रेडिएट करता है, कब एब्जॉर्ब करता है। और इतना सब कुछ होने के बाद परीक्षित एटम स्टेबल रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई वो स्टेबिलिटी बताई कि आखिर सब कुछ होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल क्यों हो पाया। तो उन्होंने बताया ना स्टेबिलिटी, मैंने आपको कहा एनर्जी के हिसाब से उन्होंने बताया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन के पास अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है तफसील, तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करके दूसरे शेल में चला जाएगा, है ना। और अगर किसी के पास एनर्जी कम है, उसको आप एक्साइट करोगे, हाँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, वो दूसरे उसमें चला जाएगा हायर एनर्जी में। तो इस तरीके से ये काम चलता रहता है, लेकिन एटम फिर भी स्टेबल रहता है। ठीक है साक्षी, एटम स्टेबल रहता है। तो एक तो बेटा उन्होंने पहला अचीवमेंट यही है कि उन्होंने ही वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। किसी एटम की स्टेबिलिटी को बेटा वो एक्सप्लेन कर पाया आदित्य। ठीक है, सेकंड बेटा देखो, सेकंड एक और इंप्रूवमेंट था, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम आपको दिया था ना, इमेज दिखाई थी मैंने आपको, तो वो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम दिख रहा था उसमें, तो उसको बेटा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। पूरा एक्सप्लेन करने का मतलब है कि उन्होंने ये बताया कि हर लाइन की कौन सी वेवलेंथ होगी और ये कब दिखाई देगी, सारी चीजें उन्होंने बताई। अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है हमारा डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर कौन कौन सी लाइंस का क्या क्या मतलब होता है वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि बोर ने ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम का पूरा स्पेक्ट्रम दिया। तो अगर बेटा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बोर ने कौन से एलिमेंट का स्पेक्ट्रम दिया था या स्टडी किया था, तो सभी बच्चे ध्यान दें, ही ओनली स्टडीड एंड वेरीफाइड एंड गिव द रिजल्ट फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम ही दे पाए थे वो, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन किया था, किसी और स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो ये बात बच्चे ध्यान रखें कि आप लोग कहीं ऑप्शंस में ये सोचो कि अरे हाइड्रोजन का भी किया होगा, हीलियम का भी किया होगा, मिलते जुलते हैं सब, नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन का एटम को ही स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था। ही ओनली एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसीलिए कहता हूं एक एक लाइन बेटा जो नोट्स, हाँ एक एक लाइन जो नोट्स में लिखी है ना, ये दिमाग के अंदर हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बेटा। जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो न्यूमेरिकल भी होते हैं ट्रिकी, न्यूमेरिकल फिर भी कम होते हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा ना बेटा, उसमें इतना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए कहता हूं अपना बिल्कुल क्लियर रखें माइंड को। चलो थर्ड पॉइंट देखो, उन्होंने बेटा स्टेबिलिटी बताई, उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, इसके अलावा उन्होंने एनर्जी भी बताई, करके देख चुके हैं। अगर हमें किसी भी हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी एनर्जी निकालनी है किसी भी शेल की, तो वो हम निकाल सकते हैं। और हाइड्रोजन के अलावा बेटा हम बाकी एलिमेंट्स की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था एनर्जी वाला, EN इक्वल टू -21.8 अपॉन n स्क्वायर 10 की पावर -19, ये फॉर्मूला था बेटा। तो ये खाली हाइड्रोजन एटम के लिए बोला था मैंने आपको। तो अगर मान लो हाइड्रोजन के अलावा किसी और का भी निकालना है आपको, जैसे हीलियम के लिए निकालना है, तो फिर क्या करेंगे बेटा साक्षी, ये फॉर्मूला ध्यान दें सभी बच्चे। आई थिंक नोट्स के अंदर मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने आपको बोला था कि आप बाद में लिख लेना। तो ये देखो, ये फॉर्मूला बेटा देखो ये हो जाएगा 21.8 × 10 की पावर -19 अपॉन n स्क्वायर को बेटा z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना इनटू z स्क्वायर।
तो मान लो अगर आपको हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो फिर तो यही फॉर्मूला रहेगा, है ना आदित्य, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी उसमें। लेकिन अगर हीलियम का निकालना है तो बेटा क्या होगा, जेड स्क्वायर करोगे तो जेड की वैल्यू, हाँ जेड की वैल्यू 2 हो गई तो 2 का स्क्वायर कर दोगे। तो इस तरीके से बेटा आप किसी भी एलिमेंट के लिए निकाल सकते हो एनर्जी, किसी भी एलिमेंट के किसी भी शेल की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि नोट्स के अंदर आई थिंक हाइड्रोजन का लिखा हुआ था, ये अगर किसी भी एलिमेंट के लिए निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन पूछता है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये लिमिटेशन भी पढ़ेंगे कि बोर ने यही सबसे बड़ी लिमिटेशन छोड़ दी अपनी, कि वो सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलते जुलते एटम्स के बारे में बता रहे थे। ठीक है बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलते जुलते का मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये छोटे एटम्स जो है बेटा उनके लिए ही उनकी सारी एक्सप्लेनेशन थी। एनर्जी भी उसी के लिए बता रहे थे, रेडियस भी उन्हीं का निकालने के लिए कह रहे थे, वेलोसिटी भी, ये सब चीजें जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल में ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एटम्स जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उन्हीं पर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बाकी जगह ये अप्लाई हो भी नहीं पाया उनका, चलो वो पढ़ेंगे आगे। तो आज का बेटा टाइम हो गया, आज के लिए हम इतना ही, ठीक है। कल हम करेंगे अचीवमेंट्स में, आगे देखेंगे। एक तो रिडबक्स फॉर्मूला क्या था, है ना राहुल, रिडबक्स फॉर्मूला क्या था ये देखेंगे। फिर हम बेटा वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का डिफरेंस जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, और फिर जो डिफरेंट सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, जो मैंने आपको डिफरेंट लाइंस होती हैं जिसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं हाइड्रोजन का, उसको पूरा स्टडी करेंगे कि उसमें कौन कौन सी लाइंस होती हैं, उनका क्या क्या नाम होता है और इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो बेटा इतना आप लोग रिवाइज कर लो और पीछे के नोट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें सभी बच्चे। और बेटा आप लोगों के ग्रुप में मैंने देखो एक ट्यूटोरियल वीडियो डाला है, देखो क्लास से पहले, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग देखना, वो वीडियो को देखो कैसे आपको नोट्स को खोलना है। ठीक है, एक बार देख लो। बट वैसे ही आ रहा। हाँ वो केमिस्ट्री, सुनो मेरी बात पूरी नहीं हुई। केमिस्ट्री के नोट्स बेटा वो अपलोड मैं दोबारा करूंगा, ठीक है, ये नए बच्चों को भी बोल रहा हूँ ना, ठीक है, एक बार अपलोड मैं कर दूंगा फिर मैं आपको बताता हूँ देख के। तो कल अभी अपलोड नहीं करें, अभी मैं देखता हूँ उसमें क्या इशू है। हाँ, फिर आपको जैसे फिजिक्स के दिख रहे हैं वैसे ही केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे भी डाल दिए हैं, तो जल्दी से जल्दी बेटा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है, बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय सर।